अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। सो जाओ कलसूम, बहुत रात हो गई है। फरहान जो कि काफी देर से करवटें बदल रहा था, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दूसरी तरफ कलसूम लाइट ऑन किए टीवी देखने में मगन थी। उसने बेजारियत से इस 12 साला छोटी सी लड़की को देखा जो अब उसके निकाह में थी। उसने अपने दादा जान को दो टोक अंदाज में इनकार किया था कि वो इस लड़की से निकाह नहीं करेगा। वो खुद 22 साल का एक खूबरू नौजवान था। वो कैसे एक मासूम लड़की से शादी कर सकता था? मगर दादा जान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे यही तसल्ली दी थी कि कलसूम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा समझदार है। तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि वो 12 साल की है। उन्होंने वाकई ठीक बात कही थी। वो 12 साल की नहीं बल्कि 8 साल की लगती थी। फरहान लाला, बस थोड़ी सी देर, ये कार्टून खत्म होने वाले हैं। उसने इंतहाई मासूमियत से कहा। उसका दिमाग गुस्से से घूम गया कि वो एक झटके से अपनी जगह से उठा और कलसूम का बाजू खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा लाला नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा शौहर हूं। वो एक लम्हे के लिए सहम गई, फिर उसी मासूमियत से बोली, तो फिर मैं आपको क्या कहकर पुकारा करूं? तुम बस मुझे पुकारा ही ना करो, अपना मुंह बंद रखा करो। ये कहकर वो उठकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर वो बहुत परेशान था। बहुत जल्द ही वो अमेरिका सेटल होने वाला था। उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो उसे समझती, जो उसके काम वगैरह करती, जो उसका ख्याल रखती। लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसी औरत उसकी जिंदगी में आ गई थी जो खुद ख्याल की जरूरत थी। वो लाउंज में बैठा था जब दादा जान वहां पर चले आए। अपने पोते को परेशान देखकर वो भी एक लम्हे के लिए फिक्रमंद हुए, मगर अगले ही लम्हे अपने आप को मजबूत जाहिर करते हुए वो उसके पहलू में जाकर बैठे। कदमों की आहट से वो पहचान चुका था कि दादा जान ही हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा आपने मुझे इस सूरत दी है? बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कौन होता हूं तुम्हें सजा देने वाला? तो फिर आपने उस मासूम लड़की का निकाह क्यों करवा दिया मुझसे? आप जानते नहीं हैं, मैं खुद जिद्दी और हठधर्म इंसान हूँ। मुझसे मेरा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। मैं कैसे किसी को संभाल सकता हूँ? दादा जान, आपने मेरे साथ ज्यादती की है। न सिर्फ मेरे साथ बल्कि उस मासूम लड़की के साथ भी ज्यादती की है। उसके खेलने कूदने के दिन थे, मगर आपने मुझे उसके सर पर ले जाकर बिठा दिया। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, बस अल्लाह की मर्जी थी। तुम इस रिश्ते को जितना जल्दी कबूल कर लो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता। दादा जान, अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी उसे ये अपने साथ बांध कर रखूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। बहुत जल्द मैं दूसरा निकाह कर लूंगा या फिर उसे तलाक दे दूंगा। ये किसी तरह की बातें कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें इस सब की इजाजत दे दूंगा? दादा जान, इस बार मैंने किसी से भी इजाजत नहीं लेनी। इस बार मैं वही करूंगा जो करने का मेरा दिल चाहेगा। तुम इस वक्त कमरे में जाओ। वो अकेली डर रही होगी, फिक्र मत करें, वो किसी से भी नहीं डरती। मुझे इस वक्त शदीद नींद आ रही है, जबकि उसने कमरे में टीवी लगाया हुआ है, ऊंची आवाज में कार्टून देख रही है। अगर कोई समझदार औरत होती तो यकीनन अब तक वो मेरे साथ गहरी नींद सो चुकी होती। लेकिन उसे कहाँ अकल है? वो फिर से शिकायत कर चुका था। कामरान साहब ने उससे नजरें चुराई, कहा कुछ भी नहीं। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी। फरहान, उठे ना, मुझे स्कूल जाना है, मुझे देर हो रही है। वो मुसलसल 1 घंटे से उसका बाजू पकड़कर जोर जोर से हिला रही थी, जबकि वो अब बार बार बेजारियत से करवट बदलकर नए सिरे से सोने की कोशिश करने लगता। मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर ड्राइवर को बोलो, वो तुम्हें छोड़ आएगा। ये बात उसने कोई 10 बार कही थी, मगर वो भी अपने नाम की एक थी। कहाँ वो किसी की बात को खातिर में लाती थी। सदा की जिद्दी और हठधर्म। मगर मैंने आपके साथ जाना है, वो फिर से कहकर उसका बाजू हिलाने लगी। अब की बार फरहान गुस्से से उठ बैठा। उसकी आंखें नींद पूरी ना होने की वजह से लाल थीं, जबकि उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। उसकी हालत देखकर एक लम्हे के लिए वो सहम गई और तेजी से पीछे की तरफ हटी। फरहान ने उसका बाजू पकड़ा
उसे अपनी जानिब खींचा। तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती? आखिर तुम किस ढीठ मिट्टी की बनी हुई हो? वो उसे समझा नहीं रहा था, बल्कि उस वक्त ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। उसने अपनी गर्दन शर्मिंदगी से झुका ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो सिसकियां ले रही थी। आज तक किसी ने भी उसे डांटा नहीं था। डांटना तो दूर की बात, किसी ने उसे घूरा भी नहीं था। वो दादा जान की सबसे लाडली पोती थी और अपने बाप की लाडली बेटी। उसकी माँ का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, जबकि कुछ महीने पहले ही बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। कामरान साहब को अच्छे तरीके से अंदाजा था कि बेटे की वफात के बाद उनकी पोती के साथ बुरा सलूक किया जाएगा। उन्होंने उसे एक दिन भी वहां पर अकेले नहीं रहने दिया, बल्कि उसे लेकर उस हवेली में चले आए। फरहान, जो कि कुछ दिन पहले ही मुल्क वापस आया था, उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। अब वो बिजनेस सेटल करने के बारे में सोच रहा था। उसका इरादा था कि वो अमेरिका में अपना सेटअप स्टार्ट करेगा और इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ था। उसकी सिर्फ 2 से 3 बार ही इस छोटी सी लड़की से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में ही उसने अपने कानों को हाथ लगाया था, क्योंकि वो हद से ज्यादा शरारती थी। आते साथ ही उसने हवेली वालों की नाक में दम कर दिया था। मगर चूंकि वो छोटी थी, दादा जान की लाडली थी, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। उसे वहां पर आए हुए तीसरा दिन था। सुबह से वो बहुत बोर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तलाल, जो कि उसके ताया जान का बेटा था, वो उसे उम्र में तकरीबन 3 साल ही बड़ा था, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। मैं बहुत बो रही हूँ तलाल, मैं क्या करूं? उसने मासूमियत से कहा। तो वो उसकी तरफ शैतानी अंदाज में देखते हुए कहने लगा, तुम क्या करना चाहती हो? मैं कुछ एडवेंचर करना चाहती हूँ। वो फिर से उसी अंदाज में बोली थी। अगर दादा जान को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। दलाल ने जैसे उसे धमकी दी। मगर वो कहाँ किसी से डरने वाली थी। तुम फिक्र मत करो, दादा जान मुझे कभी भी खुद से दूर नहीं करेंगे और ना ही वो कभी मुझे खुद से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। खैर, मुझे तो एकेडमी जाना है, तुम खुद ही देख लो क्या करना है। मगर फिर बाद में मेरे पास शिकायत करने के लिए ना आना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था। ये कहकर वो अपना बैग उठाकर एकेडमी की तरफ निकल गया। पढ़ाई से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। वो स्कूल तो जाती थी, मगर सिर्फ और सिर्फ हल्ला गुल्ला करने के लिए। हर रोज ही स्कूल से भी उसकी शिकायत आती थी। ताई जॉन तंग आ चुकी थी। उन्होंने अपने ससुर से भी इस बारे में बात की, तो वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगे, फिक्र मत करो, बच्ची है, जब बड़ी हो जाएगी तो संभल जाएगी। वो उस वक्त हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकली थी। उसने चारों तरफ से हवेली को देखा तो उसे पता चला कि हवेली के पीछे भी एक बहुत ही जबरदस्त घर बना हुआ है, जहां पर बहुत से फलों के दरख्त भी थे। आम के दरख्त को देखकर उसका जी ललचाने लगा, लेकिन वो बहुत ही ऊंचा था। वो जानती थी कि वो जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उस पर नहीं चढ़ सकती। मगर जब उसकी नजर दाएं जानिब बनी दीवार पर पड़ी, जिसके ऊपर आम की मोटी मोटी टहनियां झुकी हुई थी, तो उसके लबों पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट फैल गई। यानी वो इस दीवार पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ सकती थी। उसने मोहतात अंदाज में अपने चारों तरफ देखा। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। फारूक खानजादा, जो कि अपने घर की छत पर खड़ा था, वो बहुत ही गौर से उस छोटी सी लड़की की हरकतों को देख रहा था। उसके लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो बहुत ही गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस था और छोटी लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल भी करता था। उसकी इस हकीकत से फरहान के अलावा और कोई वाकिफ नहीं था। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई उस जानिब बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो बड़ी महारत से दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि वो अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि उस हवेली के अंदर बहुत से कुत्ते भी घूम रहे हैं। वो सारे शिकारी कुत्ते थे जिसे फरूक खानजादा ने उन दरख्तों की हिफाजत करने पर लगाया हुआ था। वो आराम से हाथ बांधकर छत पर खड़ा रहा और तमाशा देखने लगा।
दूसरी तरफ उसके स्कूल से फिर से कॉल आई थी। ये कॉल अब की बार फरहान लाला की तरफ से आई थी। प्रिंसिपल बहुत गुस्सा कर रही थी, उसे डांट रही थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज ही दो टोक अंदाज में उस छोटी सी लड़की से बात करेगा और अपने दादा जान को भी समझाएगा कि वो उसे हद से ज्यादा लाड प्यार देकर उसे बिगाड़ रहे हैं। लड़की साथ है, बिगड़ गई तो बाद में बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उसने उसे पूरी हवेली में तलाश किया, मगर वो उसे कहीं भी नजर न आए। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ, क्योंकि एक बार पहले भी वो इजाजत लिए बगैर गाड़ी लेकर बाहर निकल गई थी। उसे ठीक तरह से ड्राइव करना भी नहीं आता था, और नतीजा ये निकला कि वो खुद भी जख्मी हुई और गाड़ी का बोनट भी उड़ा दिया गया। या मेरे अल्लाह, मैं इस के शैतानी दिमाग में कोई और कारनामा ना चल रहा हो। उसने दिल ही दिल में अपने रब से दुआ की। जब बाहर जाकर उसने नौकरानी से पूछा तो वो कहने लगी, उन्हें तो मैंने हवेली के पिछले हिस्से की जानिब जाते हुए देखा है। पिछले हिस्से का सुनकर ही उसके जहन में फारूक खानजादा का चेहरा घूमने लगा। उसके साथ ही उसकी गैर कानूनी सरगर्मियां उसके जहन में चलने लगी। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो पिछले हिस्से में गया तो वो उसे आम के दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई नजर आई। अगर जरा सी भी कोताही हो जाती तो वो वहां से गिरती। अगर उसका सर जमीन पर लग जाता तो यकीनन उसकी जान भी जा सकती थी। उसने नीचे से ही उसे चिल्लाना शुरू कर दिया, कलसूम वहीं पर रुक जाओ। अपने नाम की पुकार सुनकर उसने बेसाख्ता नीचे देखा तो वहां पर फरहान खानजादा खड़ा था, जो उसे एहतियात करने की नसीहत कर रहा था। ये देखकर वो हद से ज्यादा खौफजदा हो गई, क्योंकि फरहान खानजादा के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी कि वो गुस्से का तेज था। जब उसे गुस्सा आता था तो वो किसी भी चीज को खातिर में नहीं लाता था और सामने वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता था। दूसरी तरफ जब फारूक खानजादा ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो वहीं से चिल्लाया था कि नीचे कुत्ते भी बंधे हुए हैं, इस छोटी सी लड़की को समझा दो। अगर उसने जमीन पर गिरने की गलती की तो वो उसे चीर फाड़ डालेंगे। मैं भी अब इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत पहले समझा दिया था कि मेरी हवेली में किसी को भेजने की जुर्रत ना करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसकी बात सुनकर फरहान मजीद परेशान हो गया था। वो इस छोटी सी लड़की के मामले में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। अगर इसे कुछ हो जाता तो वो अपने ज्यादा जान को क्या जवाब देता, जिन्होंने कल ही उसे अपने कमरे में बुलाकर समझाया था कि उस छोटी सी बच्ची का बहुत ज्यादा ख्याल रखे, उसे कोई नुकसान ना पहुंचने दे। फारूक, अभी और इसी वक्त इस हिस्से से कुत्तों को भगाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि मरने के बाद भी तुम्हारी रूह तड़पती रहेगी। उसने वहीं से चीखते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगा, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला। अब जो कुछ करना है तुमने ही करना है। ये कहकर वो खामोशी से वहां से पलट गया था। अपने नीचे पूरे सहन में फैले हुए कुत्तों को देखकर उसका वजूद खौफ से कांपने लगा। सिर्फ यही तो वो वाहिद जानदार था जिससे वो खौफजदा होती थी, और अब वो सारे नीचे दर्जन की तादाद में मौजूद थे और उसे देखकर उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया था। वो फरहान लाला को देखकर मुंह बसूरते हुए रोने लगी। लाला, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम बस एहतियात से नीचे उतरो, दीवार के पास मौजूद टहनी की तरफ आओ। और खुद भी दीवार पर चढ़ चुका था। वो बहुत ही एहतियात से नीचे उतरने लगी। डर की वजह से बार बार उसका पांव फिसलता था और उसे लगता था कि वो अभी मुंह के बल उन कुत्तों के सामने जा गिरेगी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। तकरीबन काफी देर की मुशक्कत के बाद वो दीवार के करीब मौजूद टहनी पर पहुंच चुकी थी। मुराद ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने मजबूती से पकड़ लिया, मगर इसके साथ ही वो फिसलती इससे पहले वो जमीन पर गिरती, मुराद ने उसके दूसरे बाजू को भी पकड़ लिया था। एक कुत्ते ने उसका दुपट्टा अपने मुंह में ले लिया और जोर से खींचने लगा।
یہ دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، مگر مراد نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا اور اسے کھینچ کر دیوار کے اوپر کر لیا۔ وہ اس وقت دوپٹے سے مکمل طور پر بے نیاز تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ اسے دیوار سے نیچے اتارنے کے بعد وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں ایک بار کہا ہے کہ گھر میں ٹک کر بیٹھو تو تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آج اگر میں یہاں نہ آتا تو سوچو وہ کتے تمہارا کیا حال کرتے۔ مجھے معاف کر دے لالا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے معصومیت سے روتے ہوئے کہا۔ تو نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتا تھا اور اسے اس پر ترس آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ اور اب دوبارہ اس طرف مت آنا۔ اسے وہاں سے بھیجنے کے بعد وہ خود بھی حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ فاروق خانزادہ کی حویلی کی طرف تھا۔ تم کیوں بار بار میرے صبر کا امتحان لیتے ہو؟ میں صرف اس وجہ سے خاموش ہوں کیونکہ تم میرے تایا کے بیٹے ہو۔ اگر تم ہمارا خون نہ ہوتا تو ہمیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں ایسی جگہ پر بھیج دیتا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جاتی۔ فاروق خانزادہ اسے حویلی کے دروازے پر ہی مل گیا تھا۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں وہ شہر جا رہا تھا۔ اپنے دشمن کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مجھے اپنا خون سمجھتے ہو، لیکن میں تمہیں اپنا خون بالکل بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ چچی جان نے اس سے پہلے بھی کہ وہ مزید کچھ کہتا فرحان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس میں فاروق کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ پتہ نہیں کیوں چچا جان نے تمہیں سردار بنا دیا۔ تم میں تو ذرا بھی صبر نہیں ہے، نہ ہی کوئی برداشت ہے۔ تم کیسے گاؤں کے معاملات سنبھال سکتے ہو؟ اس نے ایک اور وار کیا تھا۔ فرحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دے۔ دوسری طرف کسی نے دادا جان کو خبر دی تھی کہ ان کے دونوں پوتے پھر سے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اس جگہ پر پہنچے، دونوں کو الگ کرتے ہوئے ڈانٹنے لگے، تم لوگوں کو میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح کے تماشے نہ کیا کرو۔ گاؤں کے لوگ باتیں بناتے ہیں، تم لوگوں کو میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ خود ہی مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ فاروق نے اپنی ناک سے خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ انتہائی نفرت سے فرحان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرحان کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک انتقام موجود تھا۔ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جلا کر بھسم کر دیں، لیکن دونوں ہی رسم و رواج اور دادا جان کی وجہ سے خاموش تھے۔ فرحان تم گھر جاؤ، میں تم سے بعد میں آ کر اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو وہاں سے بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے جگر کے ٹکڑے سے متوجہ ہوئے۔ فاروق، مجھے بتاؤ، آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کیوں تم ہمارے خاندان کا نام خراب کر رہے ہو؟ دادا جان، آپ نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ سرداری مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اس فضول پوتے کو دے دی۔ اسے خود پر بھی کنٹرول کرنا نہیں آتا۔ بیٹا، میں تم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اگر میں سرداری تمہارے حوالے کر دیتا تو تم اس کا ناجائز استعمال کرتے۔ پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ، خود کو ایک ایسا انسان بناؤ تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ تم کسی بھی قسم کی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرو گے۔ 3 سے 4 بار تو ہماری حویلی میں پولیس آ چکی ہے، وہ تو فرحان تمہیں ہر بار بچا لیتا ہے۔ اب اگر تم نے مزید کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت کی، اس بار ہم لوگ تمہیں نہیں بچائیں گے، بلکہ خود میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ فاروق ان کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد تھا جو کہ ملک سے باہر سیٹل تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی فاروق چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں آیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر اسے سرداری اور دوسرا تیسرا نظام بہت ہی اچھا لگا تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ اپنی منمانی وہ لندن میں نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر وہ جیسے چاہے ویسے زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا،
पैसा था, जायदाद थी, अब उसे सिर्फ और सिर्फ सरदारी चाहिए थी। उसे यकीन था कि बड़ा होने के नाते उसे ही सरदारी मिलेगी। लेकिन थोड़ा अरसा उसने जब यहाँ पर गुजारा तो उसके बड़े-बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बन गए। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे थे और हर वो काम करते थे जो कानून के खिलाफ होता था। वो भी उन लोगों का हिस्सा बन गया और एक बार पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था। वो उसे जेल ले जाने के लिए आए थे, लेकिन फरहान ने उसे बचा लिया। मगर इसके साथ ही ये खबर भी पूरे गाँव में मशहूर हो गई थी कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए लोगों ने उसे सरदार भी नहीं बनाया और सरदारी फरहान के हिस्से में आ गई। उसे इस सब का शौक भी नहीं था। उसे इस सब का शौक भी नहीं था। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करके बिज़नेस करना चाहता था, लेकिन दादा जान की वजह से मजबूर हो गया था। फ़ारूक इस हवेली से अलग हो गया और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली। बगल में एक हवेली खाली थी जो कि उसके अब्बा जान के नाम ही थी। वो अकेला वहाँ पर रहता था। दादा जान ने उसे कई बार कहा था कि तुम हमारे साथ आकर रहना शुरू कर दो, मगर वो हर बार साफ इनकार कर देता था कि ये मेरा असूल नहीं है, मैं अपने दुश्मनों के घर में खाना खाऊं। उसने खुद ही अपने खानदान वालों से दुश्मनी पाल ली थी और अब वो इन सब से अलग हो गया था। जब थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो उसे पता चला कि वो जो छोटी सी लड़की उस दिन दरख्त पर चढ़ी हुई थी, वही फरहान की बीवी बनने वाली है। ये सुनकर उसे अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी। उसका शातिर दिमाग बहुत तेजी से हरकत कर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि वो वक्त आ गया है जब वो अपने रकीब से बदला लेगा और उसे पता था कि उसने क्या से इंसान को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना है। उसके लबों पर एक बहुत ही पुरस्रार मुस्कुराहट फैली हुई थी। दूसरी तरफ जब फरहान को पता चला कि उसका निकाह कलसूम के करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हत्थे से ही उखड़ गया। उसने अपने दादा जान को दो टोक अंदाज में कह दिया कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मगर दादा जान ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। न जाने उसने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोच रखा था, मगर उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। ना तो उसे एक सुलझी हुई बीवी मिली थी, ना उसकी शादी धूमधाम से हुई थी। वो चाह रहा था कि वो एक ऐसी शादी करे कि दूर दूर से लोग उसकी शादी देखने के लिए आएं, उसकी शादी की हर जगह पर चर्चे हों। मगर दादा जान ने बहुत ही सादगी से दोनों का निकाह करवाया था। वो कुछ और ही सोच कर बैठे हुए थे, जिससे सिर्फ वो और उनका रब वाकिफ था। उनके निकाह को तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान वो एक बार भी उस लड़की के पास नहीं गया था और न ही वो ऐसा करने की जुर्रत कर सकता था, क्योंकि वो हद से ज्यादा मासूम थी और बस हर वक्त ही जलता और कोड़ता रहता था। फिर दोबारा से उसकी फारूक के साथ मुलाकात हुई थी। उसने फरहान का मजाक बनाया था। सरदार कम अकल है और सरदारनी कम उम्र। वाह, क्या जोड़ी बनाई है मेरे रब ने। जिंदगी में पहली बार उसने फारूक की बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था। फारूक से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि फरहान उसकी बातें सुनकर गुस्से में आए और ऐसी हरकत करे जिसे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वो शाम के वक्त दादा जान के कमरे में गया। नहायत ही मोदबाना लहजे में कहने लगा, मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। 3 से 4 साल लगाकर वापस आ जाऊंगा। तब तक वो लड़की भी समझदार हो जाएगी। ठीक है बेटा, तुम बेशक अमेरिका जाओ, लेकिन उस लड़की को अपने साथ लेकर जाओ। वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब उसकी मजीद जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है। दादा जान की बात सुनकर वो हैरान हो गया और बेचैनी से कहने लगा, मैं उसे कैसे अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? वहां पर मैं सारा वक्त घर से बाहर रहता हूँ। आप तो जानते हैं वहां की जिंदगी कितनी अजीबोगरीब है। वो सारा दिन अकेली फ्लैट में पागल हो जाएगी। दूसरी तरफ जब कलसूम को इस बारे में पता चला तो उसने वावेला मचाना शुरू कर दिया। ये बात सच थी कि वो अपने शौहर के साथ नहीं जाना चाहती थी, न ही उसे अपने दादा जान से दूर होने का शौक था। उसने अपने दादा जान को कह दिया था कि वो उनके पास ही रहेगी। यूं वो भी खामोश हो गया। रात का वक्त था। वो किचन में खाना ढूंढने के लिए गई, क्योंकि शाम के वक्त उसने कुछ भी नहीं खाया था। जब उसे ताया जान के कमरे से आवाज सुनाई दी
यूं तो वो किसी की बातें छुप कर नहीं सुनती थी, क्योंकि उसके बाबा ने उसे समझाया था कि ये बुरी आदत है। लेकिन अपना नाम सुनकर वो ना चाहते हुए भी उस तरफ चल पड़ी। मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो तुम्हारे लायक भी नहीं है। कम अकल बेवकूफ कहेंगी। मेरा बस चले तो उसे तुम्हारी जिंदगी से बेदखल कर दूं। अम्मी, आप अपनी क्या बात करती हैं? मुझे भी इससे इंतहा की नफरत है। उसे देखता हूं तो मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाता है। उसके तो माँ बाप मर गए हैं, लेकिन हमारे लिए मुसीबत पैदा हो गई है। मुझे बताएं, मैं कैसे इस अजीबो गरीब लड़की से अपना पीछा छुड़ाऊं? अपने लिए इस तरह के अल्फाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसे फरहान के मुंह से ये बातें सुनने को मिलेंगी। वो तो उसे बहुत मोहब्बत करती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी। उसका छोटा सा कच्चा ज़हन अब लम्हों में हद से ज्यादा समझदार हो गया था। पहले वो समझती थी कि फरहान उसकी फिक्र करता है, इसलिए उस पर गुस्सा करता है। उसे दादा जान भी यही बात समझाते थे। लेकिन अब उसे हकीकत के बारे में पता चल गया था, जो ये थी कि फरहान उससे नफरत करता है, इसलिए उस पर गुस्सा करता है। वो सारी बातें वो जज्बाती होकर कर रहा था। रात के वक्त जब वो कमरे में गया तो वो पहले से ही टीवी बंद करके लेटी हुई थी। ये देखकर उसे हैरत हुई। वो पूछे बगैर ना रह सका, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब मसूल ना हुआ। वो यही समझ रहा था कि शायद वो सो गई है, मगर वो नहीं जानता था कि वो तो अपनी कायम मायगी पर आंसू बहा रही है। वो अपनी नाकदरी पर रो रही है। फरहान ने उसके अलावा भी बहुत सी बातें की थी, जिनमें से एक ये भी थी कि वो एक जाहिल और अनपढ़ औरत को कैसे अपनी बीवी के रूप में सबसे मुतारिफ करवाएगा। लोग उसका मजाक बनाएंगे, उस पर हंसेंगे। और ये वो दिन था जब वो छोटी सी लड़की ने भी फैसला किया था कि वो अब फरहान से ज्यादा तालीम हासिल करेगी। वो उससे भी ज्यादा पढ़ लिख कर दिखाएगी, ताकि दोबारा कभी भी कोई उस पर इस तरह की बात ना कर सके। अब उसकी खामोशी न सिर्फ फरहान ने, बल्कि हवेली वालों ने भी महसूस कर ली थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी। उसने शरारतें करना भी छोड़ दिया था। 12 साल की उम्र में वो बेहद ज्यादा समझदार नजर आने लगी थी। ये देखकर फरहान का को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी होमवर्क कर रही थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी के मजबूर किए बगैर खुद ही पढ़ने बैठ गई थी, जबकि फरहान उसके साथ कुर्सी खींच कर बैठ गया। खैरियत तो है? आजकल तुम बहुत खामोश रहने लगी हो। क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले ताईजान ने उसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई की थी, मगर ये बात वो अपने दिल में ही दबा गई थी। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर रही थी। मुझे तो लग रहा है किसी ने तुम्हें डांटा है। आपको गलतफहमी हुई है, और आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ये कहकर वो फिर से अपनी कॉपी पर झुक गई। काफी देर तक वो उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे टटोलने की कोशिश कर रहा हो कि वो किस हद तक सच बोल रही है, मगर फिर खामोशी से वहां से चला गया। अगले दिन जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड पर लेटी सो रही थी। ये देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आजकल वो कुछ ज्यादा ही उसकी जात में दिलचस्पी लेने लगा था। अपने दिल की बदलती हुई हालत से वो खुद भी हैरान हो रहा था। हर बार ही उसे खुद को ये बात समझानी पड़ती थी कि बिलाशुबा वो उसके निकाह में है, लेकिन अभी वो एक छोटी सी बच्ची है और इस रिश्ते को निभाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। इस वजह से वो उसके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं करना चाहता था। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसके चेहरे पर उंगलियों के निशानात देखकर उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने बेचैनी से कलसुम के चेहरे पर हाथ रखा तो वो तकलीफ से तड़प उठी। वो सोई नहीं थी, बल्कि जाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एकदम से उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू किसी खंजर की तरह फरहान को अपने दिल पर लगते हुए महसूस हो रहे थे। काफी देर तक वो उसको थपकता रहा और फिर उससे पूछने लगा, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? फरहान की बात सुनकर उसने अपनी निगाहें झुका लीं। वो उसे बताते हुए डर रही थी, बल्कि वो जानती थी अगर उसने अपने दादा जान को भी
इस बारे में बता दिया तो घर में एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा। उसे खामोश देखकर वो फिर से बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? अभी और इसी वक्त मुझे उसका नाम बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसकी आवाज ना चाहते हुए भी ऊंची हो गई थी। ये सब आपकी अम्मी जान ने किया है। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। वो उसी वक्त ही कमरे से बाहर निकला। अब उसका रुख अपनी अम्मी जान के कमरे की तरफ था। वो उस वक्त अकेली बैठी हुई थी। बेटे को रात के वक्त अपने पास आता हुआ देखकर उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि अरसा हुआ था वो उनके पास रात के वक्त आकर बैठा ही नहीं था। आज अपनी माँ की कैसे याद आ गई? उन्होंने खुशगवार हैरत से पूछा। तो उनकी बात का जवाब दिए बगैर वो दो टोक अंदाज में उनसे सवाल करने लगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई कलसूम पर हाथ उठाने की? पहले तो वो हैरान हुई और फिर गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगी, तुम तो मुझसे यूं सवाल कर रहे हो जैसे मैंने उसकी शान में कमी वाक़ई कर दी है। वो लड़की इसी काबिल है, तुम क्या जानो वो कितनी बदतमीज है। कल ही बर्तन धोते हुए उसने मेरा डिनर सेट तोड़ दिया। मैंने तो बस उसको उसके किए की सजा दी है। अगर उसे आज समझाऊंगी नहीं तो कल को वो दोबारा इसी तरह की हरकत करेगी। पहले तो वो बेयकीनी से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हुई। अम्मी, वो एक छोटी सी बच्ची है, आप उससे क्या बर्तन धुलवा सकती हैं? वो एक बच्ची होने के साथ साथ इस घर की बहू है। जब तक उसके कंधों पर जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक उसे एहसास भी नहीं होगा, और वो इसी तरह से बेवकूफों जैसी हरकतें करती रहेगी। तुम्हारे दादा जान ने मेरे हवाले किया है उसे, और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसकी तरबियत कैसे करनी है। वो जानता था कि उसकी माँ तरबियत नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ उस लड़की से बदला ले रही है, क्योंकि वो उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से करवाना चाहती थी। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा, जैसे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने दो टोक अंदाज में कहा, अम्मी, मैं आपको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। अब अगर आपने मेरी बीवी को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले मैं सोच रहा था कि लंदन चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं उसे आपके पास अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना आप लोग तो उसे नोच खाओगे। अब क्या तुम अपनी माँ से उस लड़की के लिए बहस करोगे? अम्मा, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। इस सबसे बढ़कर ये कि वो मासूम और नादान है। उसने और भी बहुत सारी बातें सोची हुई थी, जिसमें से एक ये भी थी कि अब वो कलसूम को थोड़े अरसे के लिए खुद से दूर कर देगा, ताकि वो अपनी जिंदगी की तरफ दिलचस्पी लेने लगे, ताकि उसके छोटे से जहन में जो बातें जन्म ले चुकी हैं वो सारी खत्म हो जाएं। वो उसे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहता था, लेकिन अब उसकी मजबूरी बन गई थी। वो खुद उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा कर आया। उस पर भी उस लड़की ने कोई ववेला नहीं मचाया। उसने तो अपने लबों से एक हर्फ शिकायत भी अदा नहीं किया था। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह सकती हो, तुम्हें एक कॉल करना, मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। उसने कहा तो इस बार भी वो कुछ भी नहीं बोली, बल्कि खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ कलसुम कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब जरूरी था। दादा की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी। वो खुद भी अब कलसुम का सही तरह से ख्याल नहीं रख सकते थे। हवेली के बाकी लोग भी उसके साथ बुरा सलूक करते थे। उसकी हिफाजत के लिए ही ये सब कुछ किया गया था। जहां तक फारूक खानजादा का सवाल था, उसका जहन उस वक्त बहुत तेजी से हरकत कर रहा था। तकरीबन एक साल ही गुजरा था कि वो एक दिन उससे मिलने के लिए आ गया। वो इतना तो जानती थी कि ये उसके ताया जान का बेटा है, मगर जिसको हवेली वाले पसंद नहीं करते। मगर जब फारूक ने उसके सामने अपनी बेबसी का रोना रोया और वही सारी बातें की जो कि कलसूम पर गुजरी थी, तो वो उसे अपना हमदर्द मालूम होने लगा। वो भी तो प्यार की तरसी हुई थी, वो भी तो अपने हवेली वालों की छोड़ी हुई थी। मुझे पता है चची जान ने तुम्हारे साथ भी बदतमीजी की होगी, उन्होंने तुम्हें भी बुरा भला कहा होगा, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी फारूक ने ये बात कही थी कि वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। मुझे ना तो ताई जान पसंद करती हैं और ना ही मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था। फरहान बहुत जल्द मुझे छोड़ देंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? वो 13 साल की बच्ची थी। उसका जहन उस वक्त बुरी तरह से इंतशार का शिकार हो गया था। फारूक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम अब उनसे दूर रहो। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी मदद तलब नहीं करनी।
کیا تم واقعی ساری زندگی میرے ساتھ اسی طرح رہو گے؟ اگر حویلی والوں نے مجھے نکال دیا تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس نے معصومیت سے کہا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ 18 سال کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی وہ حویلی نہیں گئی تھی۔ عید کا تہوار آتا تو وہ ہاسٹل میں ہی رہتی۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا فنکشن ہوتا وہ پڑھائی کا بہانہ بنا دیتی۔ فرحان پچھلے 2 سالوں سے ملک سے باہر موجود تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں حویلی کا نظام پھر سے دادا جان نے سنبھال لیا تھا۔ جب وہ ملک واپس آیا تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کلثوم کو بھی حویلی لے آئے گا، اس کو اپنی بیوی کا درجہ دے دے گا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ اس لمحے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، لیکن جب وہ ہاسٹل گیا اور اس نے کلثوم سے بات کی تو وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگی مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اسے لگا کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں پاگل نہیں ہوئی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے میں نے آپ کی باتیں سن لی تھی۔ اسی دن ہی میرے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی مجھے پسند نہیں کرتے۔ آپ سب کچھ صرف اور صرف دادا جان کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ فرحان کو تو یاد بھی نہیں تھا کب غصے میں آ کر اس نے اپنی ماں سے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ اب وہ بہت بری طرح سے پچھتا رہا تھا کیونکہ کلثوم کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے ہی دن وہ ہاسٹل سے غائب ہو گئی۔ یہ ایک اور بہت بڑا دھچکا تھا جو حویلی والوں کو لگا تھا۔ دادا جان کا رو رو کر برا حال تھا۔ اپنی پوتی سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ فرحان میری پوتی کو میرے پاس لے آؤ، مجھے اتنا بڑا دکھ مت دو کہ میں برداشت ہی نہ کر سکوں۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا جا رہا تھا، نہ جانے اسے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نگل گئی تھی، کسی کو بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ کلثوم کی جب آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں تھے۔ بے ساختہ گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی فاروق کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب تمہیں ساری زندگی اپنی قید میں رکھوں گا، حویلی والوں کی بے بسی کا تماشا دیکھوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی۔ اسے اس انسان پر یقین کرنے میں 5 سال لگے تھے، اور 5 سال کے بعد جب وہ اس کے ساتھ ہاسٹل سے باہر نکلی تھی تو اس وقت ہی فاروق نے اس کی پیٹھ پر وار کر دیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکا دیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ تو تمہیں اسی وجہ سے ہی تو تمہارے ساتھ تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں یا میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ پوری رات روتی رہی، اپنے رب سے اپنی عزت کی دعائیں مانگتی رہی، کیونکہ اسے فاروق کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فرحان کی فاروق سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، جس سے فرحان کو شک ہوا۔ اس نے اسی وقت ہی اپنے گارڈز کو کال کی اور انہیں فاروق کے بنگلے کی چیکنگ کے لیے بھیج دیا۔ یا فاروق کو پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا، مگر فرحان کے گارڈز نے اسے پکڑ لیا تھا۔ پورے بنگلے میں تلاشی لی جا چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ یہ دیکھ کر فاروق ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، مجھے تمہاری اس 2 ٹکے کی بیوی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا فرحان نے چیخ کر آواز سنائی دی۔ یہ آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے کوئی کمرہ بنا ہو۔ وہ اب بھی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ جب وہاں سے کارپٹ ہٹایا گیا تو ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ کلثوم اس تہہ خانے میں قید تھی۔ فرام کافی عرصے سے فاروق پر رحم کھا رہا تھا، لیکن اس بار اس نے اس انسان کو سزا دلوانے کا فیصلہ کیا اور اس پر دوسرے الزام ثابت کروا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کلثوم کو وہ حویلی واپس لے آ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کافی دنوں تک اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ فرحان بھی اس سے بہت شرمندہ تھا۔ ایک دن وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے کہنے لگی آپ میرے مجاز خدا ہیں، آپ پلیز ایسا مت کریں، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ وہ سردار جو کہ کسی کو دوسری بار جواب نہیں دیتا تھا، وہ اس وقت اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔
कलसूम खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करने लगी। उसने फरहान को माफ कर दिया था क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशियां इसी एक शख्स से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।